नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम आगरा, फतेहपुर, गाजियाबाद के साथ ही प्रयागराज की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के वसई अरेला गांव स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बारिश के चलते तालाब में तब्दील हो गया है, जहां पहुंचने वाले मरीजों, तीमारदारों के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। उच्च अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जल भराव की निकासी के लिए इंतजाम किए जाएंगे। मेरा नाम नीरज यादव है। मैं प्राथमिक स्वास्थ्य वसई अरेला पर तैनात हूँ। यहाँ पानी का कोई निकास नहीं हो पा रहा है। पेशेंट भी आते हैं, डिलीवरी केस आते हैं, आने जाने में उन्हें दिक्कत होती है। इसकी शिकायत आपने प्रशासनिक अधिकारी या सीएमओ से की? ये तो अभी नहीं, लेकिन उनके संज्ञान में तो है ये। वो कह रहे हैं कि देखो इसका कुछ उपाय किया जाएगा, लेकिन अब पता नहीं देखो आगे या जल भराव की स्थिति कब से बनी हुई है? अभी देखो मैं तो अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 9-10 महीने हुए हैं मेरे टाइम हुआ है। आगे की मुझे इसकी आगरा से कैमरा पर्सन सोनू वर्मा के साथ विनय कुमार बघेल की रिपोर्ट। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने प्राचीन काल खागा के ऐतिहासिक पक्का तालाब के संरक्षक संवर्धन के लिए लिखा खून से खत अधिकारियों को। फतेहपुर जनपद के खागा कस्बे का बहुत पुराना और ऐतिहासिक पक्का तालाब आज भी है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसे आज बगल से कोई निकलता है तो नाक बंद कर लेता है। आप लोगों को बताते चले कि इस तालाब के पीछे का सच तो ये है कि ये तालाब उस समय का तालाब है जब खागा का हर शुभ कार्य में इस तालाब की पूजा करते थे और इस तालाब में चारों ओर से स्नान करने के लिए घाट बने थे और महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए बाथरूम भी बने थे। इस तालाब के मध्य में एक लकड़ी का खंभा खड़ा था, जिसे लोग तैरकर बीच तालाब में जाकर छूकर वापस आते थे और इस तालाब में लगभग 22 बीघे जमीन है। लेकिन आज उस तालाब का दुर्भाग्य है कि गंदगी से बजबजा रहा है और जमीन तो चारों ओर की आबादी में बदल गई और बचा तालाब तो उसे भी लोग पुराई करना शुरू कर दिए हैं। इस तालाब के लिए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने एक पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को 21 बार खून से खत लिख चुके बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे ने बताया कि समिति विगत कई वर्षों से प्राचीन पक्का तालाब के पुनर्द्वार के लिए प्रयास कर रही है। पक्का तालाब के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री, सांसद फतेहपुर साध्वी निरंजन ज्योति, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की गई है, लेकिन पक्का तालाब पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जी भाई साहब, ये जो खागा का ये पक्का तालाब है, इसका इतिहास क्या है, इसके विषय में जानना चाहते हैं कि ये तालाब जैसा दिख रहा है ऐसा ही था कि कुछ परिवर्तन? ये काफ़ी जवानों से तालाब है और ये खागा का सुप्रसिद्ध तालाब है जी। पक्का तालाब के नाम से जाना जाता है इसको जी। और आप जिस हिसाब से देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरीके से कब्जा होता जा रहा है जी। धीरे धीरे लोग घर बनाते चले जा रहे हैं, कब्जा करे ले रहे हैं जी। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छता का नारा है तो पूरा आप स्वयं देख सकते हो जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है जी। ये बीजेपी की एक पोल खोलता हुआ दिख रहा है जी। और हमको कायदे से इसको अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। खागा विधायिका को, यहाँ के चेयरमैन को ड्रीम प्रोजेक्ट बना देते तो बहुत अच्छा हो जाता। यहाँ एक बढ़िया पार्क बना दिए होते, एक पार्क बढ़िया तालाब में सुंदरीकरण करके किनारे किनारे बाउंड्री वार करके पानी भरवा दिए होते तो एक अच्छा हब बनता, पर इस पर ध्यान नहीं है। यहाँ पे केवल शौचालय पे टिक के रह गई है ये सरकार और इसके आगे कोई काम नहीं हो पा रहा है। ये जैसा कि जानकारी मिल रही है कि इस तालाब में पहले स्नान करते थे लोग जी। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। पुराना तालाब है, ये अच्छा तालाब था जी। सुंदरीकरण था, बताते 20-22 बीघे में फैला हुआ तालाब है जी। और आज आप स्वयं देख सकते हो घूम के 20-22 बीघा क्या, मुझे लगता है 1-2 बीघे में भी नहीं बचा होगा। क्यों कब्जा हो रहा है? क्या कर रहा है प्रशासन यहाँ का? क्या कर रहा है? नहीं, वर्तमान सरकार तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सरकारी कब्जे गिरवा रहे हैं। सरकारी कब्जे किसके गिराए जा रहे हैं? अब बीजेपी के लोग बताएं तो सरकारी कब्जे किसके गिराए गए? तमाम ऐसे माफिया हैं जो बीजेपी संरक्षण प्राप्त है, उनके तालाब नहीं गिर रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि घर गिराए जा रहे हैं माफियाओं के। यहाँ पे केवल चिन्हित करके सफाइयों के घर गिराए गए और बीजेपी के बताइए कितने, कुलदीप सिंह सेंगर के कितने घर गिरा दिए गए?
चिन्मयानंद के कितने घर गिरा दिए गए। तो ये केवल बीजेपी के लोगों ने साजिश के तहत केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लोगों के घर गिराए हैं। अगर गिराना होता तो ऐसे लोगों के गिराइए ना। अगर सुंदरीकरण करना है तो खागा का हवा इसको बनवा दीजिए। हम समाजवादी लोग जो भी सहयोग होगा सहयोग करेंगे। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजियाबाद नगर निगम नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशन में गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक तथा महिंद्रा बोलेरो सिंगल यूज प्लास्टिक से भरा हुआ पकड़ा गया है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि सिटी जोन स्थित कैला भट्टा में देवी मंदिर के पीछे कंचन कंपाउंड में सिंगल यूज प्लास्टिक का गोडाउन भी सील किया गया है, जिसमें 5 से 10 टन प्लास्टिक मौके पर पाया गया। साथ ही एक ट्रक जिसमें 15 टन था, एक बोलेरो महिंद्रा पिकअप गाड़ी जिसमें लगभग 5 टन सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया है। क्या नाम है? ये प्रतिबंधित पिन्नी कहाँ लेकर जा रहे थे और कहाँ से आए हो आप? कहाँ लेकर जानी थी? कितना माल है गाड़ी के अंदर? आप अंदर लोड की गाड़ी कब से कर रहे हैं काम? पहली बार आए हैं। तो कैसी पिन्नी है? कैसी पिन्नी है पॉलीथीन? परचून लोड करने परचून सब जाता परचून। कहाँ से आए हैं आप और कहाँ जा रहे हैं इस पिन्नी को लेकर? ये मेरे साथी आप कंडक्टर हैं, तो कहाँ लेकर जा रहे थे इसको? पिन्नी लेकर जा रहे थे, आपको पता नहीं था प्रतिबंधित है? सर आज प्रतिबंधित पिन्नी पकड़ी गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है, कैसे की गई है और कितना माल बरामद हुआ? मैं डॉक्टर मिथिलेश हूँ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद से। पुलिस और प्रशासन के सहयोग हमें जो है सूचना मिली कि गुप्त सूचना के आधार पर जो है यहाँ पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान 15 से 20 टन जो है ये हमें सिंगल यूज बैंड पॉलीथीन जो है वो हमें जब्त की है और इसमें जो है आगे जांच जो है पुलिस द्वारा आगे की जा रही है। FIR करा के इसमें आगे जो है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर कितने लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं और ये कहाँ जा रही थी पिन्नी, कहाँ से आई थी? जो मौके पर भी सूचना ड्राइवर से मिली है, एक ट्रक जो है वो लखीमपुर खेरी के लिए बेसिकली रवाना होनी थी और दूसरे का ड्राइवर अभी नहीं है। और सर ये कहाँ माल बरामद हुआ है? ये माल जो है ये गाजियाबाद में कैला भट्टा है, वहाँ पे देवी मंदिर रोड पर कंचन कंपाउंड एरिया है ट्रांसपोर्ट का, वहाँ पे मिला है। आज एक गुप्त सूचना के आधार पर गाजियाबाद नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा सिटी जोन में कैला भट्टा के किसी देवी माँ मंदिर के पास में कंचन कंपाउंड में एक फैक्ट्री और 2 गाड़ियाँ सिंगल यूज प्लास्टिक के सिलसिले में उनको आज पकड़ा गया है। फैक्ट्री को सील किया गया है, जिसमें कुल मिला के 25 टन के आसपास जो है सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है और इसमें अब विधिवत कार्रवाई आगे की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता शहजाद खान की रिपोर्ट। आईजी रेंज प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त नारी शक्ति से ये अपील की जाती है कि अगर उनको घर, परिवार, समाज, ससुराल या कहीं भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो वह दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1090, 181 और 112 और दिए गए मोबाइल नंबर 6390905002 पर तत्काल अपनी समस्या साझा करें। निश्चित रूप से उनकी मदद की जाएगी। नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं आईजी प्रयागराज रेंज कविंद्र प्रताप सिंह आज आपसे नारी सुरक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। ये देखा जा रहा है कि शादीशुदा महिलाओं और बेटियों के साथ उनके परिवार में या उनके ससुराल में या बाहरी व्यक्तियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की घटनाएं, घरेलू हिंसा जैसे ताना मारना, उनको नीचा दिखाना, उलाहना देना या उनका मानसिक उत्पीड़न करना और इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं या वो दहेज के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा है। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी निराशा में महिलाएं या बच्चियां आत्मघाती कदम उठा लेती हैं, जिनसे वो परिवार पूरा का पूरा परिवार और उनका जीवन तो नष्ट होता ही, परिवार भी बिखर जाता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस उनके साथ है और उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेवाएँ लगातार 24 घंटे उनके साथ हैं। देखा ये जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग फ़ोन से भी, अज्ञात फ़ोन से जो बातें आ रही हैं
उनको जो हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है अज्ञात लोगों से, उसको उन्हें नहीं टच करना है। और यदि वो कर लेती हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ब्लैकमेल करता है, कोई उसको अगर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी फ़ोटो रिकॉर्ड कर लेता है, कोई भी सीन को वो एडिट करके लगाता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप एडल्ट हैं, आपने यदि कोई बात की है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी के साथ फिल्म देखने जाती हैं और वहाँ पर वो आपका कोई फ़ोटो ले लेता है, आपका जो फ़ोटो है उसको वो लेकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं। पहले तो आपको अज्ञात फ़ोन से बात नहीं करनी है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूवी नहीं देखने जाए जिस पर आपका विश्वास न हो। लेकिन यदि आप गई भी हैं और यदि वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वह व्यक्ति अपराध कर रहा है इन बातों को करके, आप कोई गलती नहीं कर रही हैं। आप इस बात को शेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कोई गलती नहीं की है, आपके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लगता है कि कोई आपका शोषण कर रहा है, गलत प्रयोग करके एक दुर्भावना, एक आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान सर्वोपरि है। ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं या बेटियां इस बात को समझें कि उनका उनके मायके में और उनके ससुराल में संपत्ति में उनका हक है, जायदाद में, मकान में, सब में उनका हक है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रोमित के सरवानी की रिपोर्ट। थाना फाफामऊ के अंतर्गत लाशें जो दफन थी, कगार कट के पानी के बहाव में बहने वाली थी। नगर निगम के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। उन लाशों को इकट्ठा कर नीरज सिंह, पूर्व जोनल अधिकारी, नगर निगम द्वारा मुखाग्नि दी जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रोमित के सरवानी की रिपोर्ट। आज दुनिया भर में वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी डे मनाया जा रहा है, जहां इस बीमारी के चलते लीवर के कोशिकाओं में सूजन होने लगती है। इस वायरस के स्ट्रेन होते हैं जिसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E नाम से जाने जाते हैं। इनमें A और E संक्रमित खाने और संक्रमित पीने से होता है, जबकि हेपेटाइटिस B संक्रमित खून चढ़ाने एवं असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। हेपेटाइटिस C संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस B के साथ हेपेटाइटिस D भी हो सकता है। हेपेटाइटिस के लक्षण: हेपेटाइटिस में स्किन, आंख का रंग पीला होना, मूत्र का रंग गहरा पीला होना, अत्यधिक थकान, उल्टी होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना तथा बुखार होना, भूख कम लगना आदि लक्षण होते हैं। हेपेटाइटिस से बचाव: साफ सुथरा रहना, टैटू बनवाते समय स्टारलाइट सीरीज के उपयोग करना, टूथब्रश, टॉवल इस्तेमाल खुद का करना, टॉयलेट आने के बाद साफ सुथरा रखना, दूषित खान पान से बचना, दूषित पानी पीने से बचना, तंबाकू शराब का सेवन नहीं करना, मांस मछली का सेवन कम से कम, संतुलित आहार के साथ योग एवं व्यायाम करना, समय रहते हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाना, किसी भी दवाई का अधिक डोज नहीं लेना, डॉक्टर के बताए अनुसार ही दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, समय रहते इलाज कराना जिससे हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो सके। सर, आज जो नरसिंहपुर स्टेशन पे जो जानकारी दी थी, क्या जानकारी है सर और उसका क्या प्रभाव पड़ा? आज हम नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पे जो विश्व भर में मनाया जा रहा है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, यानी जो लीवर से संबंधित, जो खास करके जो लीवर किसी तरीके से सुरक्षित रखें, लीवर जो डैमेज होता है उसके बारे में बताएं कि दारू पीने से, खास करके जो हेपेटाइटिस बी है वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है और ये कैंसर को में धारण कर सकता है। इसका जितना भी प्रकार के हेपेटाइटिस से सबसे जो शुरुआत लक्षण रहता है, थकान आना, आँखों में पीलेपन आना, बाथरूम या यूरिन गहरे रंग का होना, चिड़चिड़ापन होना, भूख कम लगना, वजन कम होना और बुखार बने रहना, ये सामान्य तरह लक्षण रहती है जिससे हम हेपेटाइटिस को हम पहचाने जा सकते हैं। इसके हम ब्लड टेस्ट से इसका हेपेटाइटिस कौन सा इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ड्रग के द्वारा भी हो सकता है, वायरस जैसे कोरोना वायरस उससे भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर जो केस में ड्रिंक जो करते हैं उनका जो हेपेटाइटिस जो होता है लीवर ज़्यादातर ख़राब हो जाती है। इसके बारे में हम जागरूकता किए हैं। इसमें साथ में खास करके हमें इसको जो परहेज में हमें जो गरिष्ठ भोजन न लें, दारू या ये इस प्रकार का जो इन्फेक्टेड जो ज़्यादा है उसको अपन अवॉइड करना है, जिससे हमको लीवर को पूरी तरीके से सुरक्षित रख सकें। सर, इससे जो लोग नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता निकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रदेश व्यापी एम्बुलेंस स्ट्राइक के चलते गंभीर मरीजों का बुरा हाल है, जहां मरीजों को राहत दिलाने की दिशा में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने गंभीरता दिखाते हुए हड़ताली ड्राइवरों से बात करने और धरना स्थल पृथ्वीगंज हवाई अड्डे पर पहुंचे सीएमओ, एसडीएम सदर और सीओ सिटी।
बातचीत में हड़तालियों ने सीएमओ की बात पर अमल करते हुए सभी 17 ब्लॉकों में एक एम्बुलेंस और 5 शहरी क्षेत्र के लिए देने पर सहमति जताई है, जहां 5 तहसीलों पर पहले से एक एम्बुलेंस स्ट्राइक की शुरुआत से इमरजेंसी सेवा दे रखी थी। इतना ही नहीं, यदि किसी पॉइंट से एम्बुलेंस मूव करेगी तो दूसरी एम्बुलेंस भी देने पर राजी हुए हैं हड़तालियों से मिलने सपा का भी प्रतिनिधि मंडल पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा और जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की अगुवाई में पहुंचा था। तो 3 दिन से एम्बुलेंस की स्ट्राइक चल रही है और मरीज बेहाल है, तो ऐसे में क्या व्यवस्था की गई है? आज आप गए थे स्ट्राइक स्थल पे। ये हमारे जो एम्बुलेंस सेवा प्रदाता हैं, जीवीके पहले थी, वो टेंडर के द्वारा अब दूसरी कंपनी को ये सेवा देने के लिए दिया गया है। और जो भी नई कंपनी आती है और मैन पावर और गाड़ी ट्रांसफ़र में कुछ दिक्कत होती है, तो वो वही दिक्कत की प्रारंभ है, और जिसमें कि ड्राइवर्स और एमटी ये अपने सैलरी को लेकर के और नई कंपनी इनको नौकरी से निकाले नहीं, इस अंदेशा में हड़ताल पर गए हैं। राज्य स्तर पे भी इसकी गहन समीक्षा हो रही है, बात हो रही है, और अपने जनपद में भी हम लोग गए थे बात करने के लिए कि ऐसा नहीं है, निकाले नहीं जाएंगे। 85% तो आदेश है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कि उतने ही रखे जाएंगे। बाकी 15% जो बचते हैं उसमें गुण दोष के आधार विचार किया जाएगा। और अभी तक हमको कोई ऐसी सूचना नहीं है कि अपने यहाँ के कोई भी पायलट या कोई भी एमटी निकाला गया है। तो मरीजों को राहत देने की दिशा में आज क्या निर्णय हुआ? पूर्व से भी हर तहसील पे एक गाड़ी और जिला मुख्यालय पे 3 गाड़ी चल रही थी। आज चर्चा बहुत सार्थक रही, जिसमें यह तय हुआ कि अब हर ब्लॉक पे भी एक गाड़ी हर समय उपलब्ध रहेगी, और अगर ये मूव करेगी तो दूसरी गाड़ी वहाँ रिप्लेसमेंट में आ जाएगी। तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्तर पे हमारे आमजन को दिक्कत हो, कोई समस्या हो। और इस मामले में हमारे जो बल्कि कोरोना वॉरियर्स ही हैं, ये उन्होंने पूरे मेहनत से काम किया है कोरोना काल में, और सभी के साथ हम लोगों की जो है संवेदना है। हम चाहेंगे कि ये लोग, इनकी नौकरी बची रहे, इनका वेतन भी बना रहे, और नई कंपनी में सामान्य रूप से इनका जो है समायोजन भी हो जाए। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज तहसील सभागार में विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि सीनियर डिवीजन के जज एवं प्राधिकरण के जनपदीय सचिव नीरज त्रिपाठी ने योजना पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाल संरक्षण के लिए विधिक एवं शासकीय सहायताओं से जुड़ी योजनाओं की सफलता जन जागरूकता में ही निहित है। उन्होंने कहा कि न्याय आवश्यकता में पारदर्शिता के साथ दिखना चाहिए, तभी विधि और कानून की अवधारणा को सार्थकता मिल सकेगी। उन्होंने कोविड-19 के तहत बालकों की परवरिश को लेकर शासकीय लाभप्रद योजना की समर्थता पर भी प्रकाश डाला, जहां विशिष्ट अतिथि सिविल जज एवं समिति के तहसील इकाई अध्यक्ष ललिता यादव ने कहा कि जरूरतमंद परिवार तक योजना को पहुंचाने के लिए जागरूक समाज को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून तथा न्याय के निहित बालकों के संरक्षण के प्रति सरकार एवं समाज का आदर्श तभी मजबूत हो सकता है जब जिम्मेदार तबका कानून की अवधारणा को समाज के आखिरी व्यक्ति तक न्याय की मंशा के साथ पहुंचा सके। तहसील इकाई की सचिव एवं तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक साक्षरता के तथा सुलभ न्याय के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया, जहां नायब तहसीलदार आकांक्षा मिश्रा ने प्रारंभ में मुख्यमंत्री बाल योजना के विविध पहलुओं पर लोगों को जानकारियां प्रदान की। वहीं कार्यक्रम के संयोजक PLV निरंजन प्रकाश तिवारी ने परिचर्चा का विषय परिवर्तन रखा है। सर, आज आपके द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लेकर एक बैठक की गई, ये क्या है और ये लोगों तक कैसे फॉलो किया जाएगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य लोक अदालत, ADR इत्यादि आयोजित कराना है। यहाँ पर हम सरकार की योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पे आए हैं। इसमें ऐसे अनाथ बच्चे जो जिनके माता पिता या दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो गई हो, उन्हें 4000 रुपये की आर्थिक सहायता उनके गार्जियन को दिया जाता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसके प्रचार प्रसार के लिए आए हुए हैं। ये कब से लागू होगा और ये ज़मीनी स्तर पर कब से दिखना शुरू करेगा? इसके बारे में सरकार की नोटिफिकेशन आ रही है और ये 22 जुलाई को लागू हो चुका है, और अब आगे जो भी जैसी भी जानकारी आती है तो आप लोग। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।